तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बायो का पार्ट 4 लाए हैं। तो देखते हैं क्या है इस पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 4 है, स्टार्ट करते हैं। अब यार आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। मतलब कि कोई भी चीज़ बॉडी को कोऑर्डिनेट कर, ऐसा है कि हमने पढ़ा है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है हम, एक सेल या फिर एक पार्ट ऑफ द बॉडी तो हमारा सारा काम करता नहीं है, सारे कोऑर्डिनेट करके करते हैं अलग अलग चीज़ें। तो कैसे ये कोऑर्डिनेशन बॉडी में होती है ये हम पढ़ेंगे। अगर आपको भाई हाथ हिलाना है तो आप हाथ कैसे हिला पाते हैं, सोचते हैं कोई चीज़ वो हो कैसे जाती है बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं यार कि ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ आप सोचते हैं करने का तो बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंड केमिकल रिएक्शंस। ये दो चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दौड़ रही हैं जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं करने का और बॉडी उसको करती है, और क्या है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनकी वजह से इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। अब अगर हमें हाथ हिलाना है, मान लो वी हैव टू मूव हैंड, तो क्या होता है कि जहाँ जो भी चीज़ हमें मूव करनी होती है वहाँ पे क्या लगा होता है, आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मान लो आपको, चलो मूव हैंड नहीं, पहले हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। हाथ हिलाना तो छोड़ो, ये बाद में देखिए, पहले सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। तो बॉडी के अंदर पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है बॉडी के अंदर कुछ ना सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि जिसके अंदर आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो चीज़ें सेंस कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, ईयर्स हो गई, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना। 5 सेंस होते हैं बॉडी में, यही हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स जो चीज़ों को सेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो मेरा हाथ, स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है, मैंने गर्म चीज़ पर रखा, गर्म लगा, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के अलावा और कौन से ऑर्गन हमारे पास होते हैं, जैसे कि होते हैं गस्टेटरी ऑर्गन, गस्टेटरी रिसेप्टर्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, है ना। ये नाम ध्यान रखो, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि क्या होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, टेस्ट के लिए। ये कहाँ पे होते हैं, टंग पे होते हैं। और क्या होता है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स सबको पता है, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, वो स्मेल के लिए होते हैं। तो स्मेल वाली चीज़ कहाँ होगी, नोज़ के अंदर वो हमारे होते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग काम जगह पे होते हैं, जैसे स्किन के अंदर सेंस करते हैं। हमारी गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट के लिए, हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के लिए। ठीक है, अब मैंने बताया कि यार बॉडी के अंदर चीज़ें एज इम्पल्स और आपकी केमिकल रिएक्शन से ट्रैवल करती हैं। तो हमने इससे पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का एक सेल होता है, उसका नाम न्यूरॉन होता है। नर्वस सिस्टम, जो चीज़ हमारी ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिस चीज़ से बनी है वो नर्वस सिस्टम, एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम मेन नर्वस सिस्टम करता है थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो न्यूरॉन के अंदर एक न्यूरॉन हमारा कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है अजीब सा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, है ना। तो न्यूरॉन के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, इम्पल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। और हमने देखा था न्यूरॉन्स बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, 1 मीटर लंबे तक होते हैं। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई बात पहुँचनी है और न्यूरॉन यहाँ से यहाँ तक है और पहुँचा दी। बट कभी कभी न्यूरॉन इतना बड़ा नहीं हो पाता, तो एक इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे भी ट्रांसफ़र होती है। ऐसे न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन एंडिंग है ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस। आपने पढ़ा था इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कि न्यूरॉन कैसा दिखता है। तो मान लो बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करनी है, मेरे माइंड से लेके मेरे लेग तक ट्रैवल करनी है, मेरे को पैर हिलाना है, तो वो मैं सोचूंगा और न्यूरॉन ट्रांसफ़र करेगा। अब सिंगल न्यूरॉन तो इतना बड़ा है नहीं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, मान लो नर्व एंडिंग से दोबारा यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जा रही है दूसरे न्यूरॉन में, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल नहीं करती, वो ट्रैवल करती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। क्या बताया मैंने कि
अगर हम न्यूरॉन के अंदर देखें तो न्यूरॉन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ट्रैवल करती है, बट जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जानी हो इन्फॉर्मेशन तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू नहीं, तो किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स। और साइनैप्स कैसे ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में? नर्व एंडिंग से लेकर नर्व एंडिंग टू डेंड्राइट। क्या ये मेरे ऊपर आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, नर्व एंडिंग टू डेंड्राइट। ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से डेंड्राइट पे ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन साइनैप्स के थ्रू, वन न्यूरॉन टू सेकेंड अनदर न्यूरॉन। तो साइनैप्स और इम्पल्स ये दो चीज़ होती हैं, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मेरे को दिमाग से मैंने सोचा पैर हिलाना है, तो मेरी इंफॉर्मेशन पैर तक गई, और जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन जहाँ ख़त्म हो रहा है और मसल पे टकरा रहा है, तो मसल को ही तो बताएगा ना न्यूरॉन के भाई आपको हिलना है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। तो मान लो ये न्यूरॉन है, दोबारा बनाता हूँ अजीब सा न्यूरॉन मेरा, यार इतना तो अजीब नहीं बनाता, ऐसे, और ये मसल फाइबर है, पैर के मेरे मसल फाइबर है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे न्यूरॉन मसल फाइबर से जाके मिल रहा है, नर्व एंडिंग, जो हमारी न्यूरॉन की एंडिंग क्या है, ये वाली चीज़ होती है, नर्व एंडिंग हमारी मसल फाइबर से मिल रही है, उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या ये बात ठीक है भाई? हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होता है? वेयर नर्व एंडिंग मीट्स मसल फाइबर, और एंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी वो होता है। वहाँ पे एंड पॉइंट होता है कि न्यूरॉन अपनी ट्रांसफर हम उसको देता है, ले भाई अपनी बात सुन ले, अब मेरा काम खत्म। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। कहाँ से कहाँ तक? नर्व एंड से लेकर नर्व एंड टू मसल फाइबर। मसल, यार ये अलग है ना, मसल फाइबर, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपको दिख रहा है ना ऐसा? हाँ ठीक है सर, ये बातें हो गई। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट बात, जो कि है हमारी बॉडी में एक चीज़, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब यार स्पाइनल कॉर्ड क्या है एक्चुअली? स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के, स्पाइनल कॉर्ड और माइंड मिलाकर, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन, सॉरी माइंड बोल रहा हूँ ना, कॉमन टर्म्स यूज़ करना छोड़। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर हमारी बॉडी का CNS बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन मेनली होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स और दिमाग से कोई बात आगे जानी होती है, वो पहले ब्रेन सोचेगा, और ज़्यादातर बातें कहाँ से जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ पे है? क्या बोल रहे हो सर ये स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी बैकबोन के अंदर। बैकबोन के अंदर, बैकबोन इसको प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली इट इज़ अ पाथवे, एक रास्ता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से ज़्यादातर हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, जो हम दिमाग से सोचते हैं और हमें करवाना होता है बॉडी को, वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करके जाती है स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से? अपनी बैकबोन को टच करो, वो हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है जहाँ तक बैकबोन जा रही है। और स्पाइनल बैकबोन हमारी प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी हम सोच रहे हैं वो काम करती है, और एक और काम करती है स्पाइनल कॉर्ड, वो है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं सर? रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम विदाउट थिंकिंग परफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आंख के अभी कोई मक्खी आ जाए यहाँ पे, बिल्कुल मैं बिना सोचे समझे ऐसे करूँगा, एकदम ऐसे करूँगा। आपका दोस्त कोई आपको ऐसे करे, एकदम पीछे से कोई आए, आप एकदम ऐसे करोगे, लाइक प्रोटेक्टिव मूवमेंट करोगे। गिरने वाले होगे, आप बिना सोचे हाथ आपका आगे आ जाएगा, या फिर जब आप गिर रहे होगे ये ऐसे हो जाओगे। ये सारी रिफ्लेक्टिव एक्शंस हैं। इसको आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई। तो स्पाइनल कॉर्ड के हमारे मेन फंक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन ले जाना। और एक मेन फंक्शन और है कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड देखता है।
ब्रेन नहीं देखता, स्पाइनल कॉर्ड। अब एक चीज और आपने सुनी होगी, इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस, ये दोनों सिनोनिम्स लग रहे हैं कहीं ना कहीं। रिफ्लेक्स एक्शंस मतलब एकदम जल्दी से बिना सोचे समझे, इनवॉलेंट्री भी सर वही होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो देखते हैं इनके बारे में क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, है ना। तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन में ये फर्क है बेसिक जो मैं बता दूं। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? जिन पे हमारा बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि हार्ट बीट हो रहा है, अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं बार बार, है ना, और जो भी बॉडी के फंक्शंस अंदर हो रहे हैं हमारा कंट्रोल ही नहीं है, इनवॉलेंट्री है वो। और रिफ्लेक्स एक्शंस पे हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन पे भी 100% कंट्रोल नहीं होता, बट हमारा कॉन्शियसनेस पता होता है कि हम ये एक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम गिरते हैं तो हमारा हाथ आता है, हमें पता होता है कि हमारा हाथ आ रहा है, बट इनवॉलेंट्री में हमें पता ही नहीं है कि अंदर से क्या चल रहा है। तो पॉइंट्स में इन चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाते हैं सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई, है ना। कोई भी चीज़ सामने आ जाए, मक्खी आ जाए, गिरने वाले हो, सडन रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं? नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो मैं बता रहा था कि कॉन्शियस कंट्रोल में ही नहीं होते ये वाले। तो इसमें हमने पता तो होता है क्या कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल जैसे पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, इसमें हार्ट भी, ये मैं बता चुका हूँ। कौन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, मैं एग्जामिनर हूँ कल को, तो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन ये बनाऊँ कि इज ब्रेन इन्वॉल्व इन योर रिफ्लेक्स एक्शंस, या फिर इज देयर एनी रोल ऑफ ब्रेन इन योर रिफ्लेक्स एक्शंस, या फिर ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाओ जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व। तो आंसर है कि यार ब्रेन बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर नहीं होता, ब्रेन का भी यहाँ पे काम होता है। क्या काम होता है कि ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है, इन्फो मिलती है भाई ब्रेन को। ऐसा नहीं है कि ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पर। ब्रेन ऑब्वियसली पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ब्रेन गेट्स द इन्फो ऑफ व्हाट द बॉडी इज डूइंग। एक्शन होने के बाद मैंने जल्दी से ऐसे कर दिया, बट मेरे को पता तो चला ना यार मैंने बचा लिया, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, इनवॉलेंट्री के अंदर हमें कुछ नहीं पता, सारा काम ब्रेन ही कर रहा है, हमें पता ही नहीं कुछ भी क्या हो रहा है। ब्रेन अभी मेडुला वगैरह क्या है ज़्यादा नहीं सोचना, ये मैं आगे बताऊंगा, इसको नहीं ध्यान करना अभी। स्पीड क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन की स्पीड बहुत तेज़ है ना। इनवॉलेंट्री की अपनी स्पीड पे चलता है, कंपैरेटिवली उससे स्लोअर है, क्योंकि ऐसे कोई एक्शंस नहीं है जो उसे अपने आप करने की ज़रूरत हो, जो चलते अपनी स्पीड पे डाइजेशन हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, कंपैरेटिवली स्लोअर है। कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट, आपको क्या पता है चीज़ हो रही है। यहाँ पे देखो, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन इमीडिएट रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स तो नहीं है ब्रेन इन्वॉल्व, बट बाद में इंफॉर्मेशन ज़रूर जाती है ब्रेन पे। यहाँ पे कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, ये पर्पस पता है, बता दिया मैंने। वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते दोनों को आप, वॉलंटरी कंट्रोल, है ना। पाथवे क्या है इसका? रिफ्लेक्स आर्क और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम चलता है, या रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है आगे हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? मतलब हमारा, मैंने बताया कि बॉडी का कोऑर्डिनेशन तो होता ही होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड देखता है, तो कैसे देखता है? तो ये चीज़ें देखो भाई। सबसे पहले क्या होगा कि आपने गर्म चीज़ पे हाथ लगाया, आप ये उधर मुंह करके खड़े हो और आपके दोस्त ने वो गर्म कप रख दिया, आपने हल्का सा गलती से हाथ लग गया। अब क्या होगा कि आपका स्किन सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करेगा। तभी मैंने बताया था कि जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन होते हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो चीज़ों को रिसीव करते हैं कि क्या हो रहा है। उसने रिसीव करा कि यार ये तो बहुत गर्म है, इन्फॉर्मेशन आगे भेजी सेंसरी न्यूरॉन ने, है ना। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस करते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड ने आगे मैसेज भेज दिया ब्रेन को। मैंने बताया कि ब्रेन को मैसेज जाता है, बट ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करता स्पाइनल कॉर्ड। यही तो रिफ्लेक्स एक्शन की खासियत है कि रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड खुद ही कंट्रोल करता है। ब्रेन को मैसेज तो भेज दिया, बट अब खुद ही कंट्रोल कर रहा है कि हाथ हटाओ भाई। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, रिले न्यूरॉन अपना काम करेगा। अभी क्या होता है,
ये आपको ज़्यादा नहीं पता होने की ज़रूरत, बट ये पाथवे ज़रूर पता होने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। फिर रिले न्यूरॉन आता है रोल में। फिर इफेक्टर मसल, रिले न्यूरॉन क्या, मोटर न्यूरॉन को भेजता है, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर मसल, मतलब जो मसल उस काम को कर रही है उसको बोलता है भाई हाथ हटा। तो मोटर न्यूरॉन ने एंड में बोला हाथ हटा, तो हाथ हट जाता है। तो पाथवे क्या है, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे चली गई, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल, इफेक्टर ही बोल सकते हैं, मसल भी। तो ये पाथ ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ब्रेन की, ठीक है। ब्रेन की बात कर लें थोड़ा सा। ये भाई हमारा है ब्रेन, क्या है, ब्रेन। अब जो हमारा ब्रेन है ना मेरे भाई, वो ब्रेन ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मोटा मोटा 3 पार्ट में। किसमें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन का है, ये रहा हिंड ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन बीच का, हिंड ब्रेन पीछे का हिस्सा। अब देखो जो फोर ब्रेन होता है ना, वो बेसिकली आपका मेजर काम क्या करता है, थिंकिंग प्रोसेस में। कोई भी चीज़ जो आप सोचते हो, पॉन्डर करते हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हो, सोच रहे हैं, बैठे हुए सोच रहे हैं किसी के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, जो भी है वो फोर ब्रेन करता है। जो आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, ये दोनों मिलके आपके बॉडी के इनवॉलेंट्री रिएक्शंस देखते हैं। अभी देखा ना हमने, जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं, हार्ट बीट, खाना पचना, ये सब, ठीक है सर। और क्या, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को मेनली आपकी एक चीज़ ही कमांड करती है, एक ही चीज़ उसको देखती है, वो है आपका मेडुला। ये मेडुला देख रहे हो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉल्युंटरी रिएक्शंस इन योर बॉडी, इट कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी रिएक्शंस ऑफ योर बॉडी। और ये मेडुला कहाँ पे होता है, हिंड ब्रेन में होता है। ये चीज़ हम याद रखेंगे सर, मेडुला, इनवॉल्युंटरी रिएक्शंस। अब इनवॉल्युंटरी रिएक्शंस जैसे आपकी वॉमिट भी एक इनवॉल्युंटरी रिएक्शन हो गई, बॉडी के अंदर कुछ गलत आ गया, बॉडी वॉमिट करना चाह रही है, वॉमिट होगी। ब्लड प्रेशर मेंटेन करना हो गया, सलाइवेशन हो गया, सलाइवा आना, मतलब जो भी रिएक्शंस आपके बिना सोचे और बिना कंट्रोल के हो रहा है। पेपर में अगर आ गया कि मेडुला क्या करता है, तो सिंपल सा ऐसे सोचना है कि हमारे कंट्रोल के बाहर जो है, ठीक है। दूसरी बात है, हिंड ब्रेन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस, मेंटेन बॉडीज बैलेंस, मेरे अंदर चला गया ये बैलेंस, चलो कोई नहीं, ध्यान रख लेना, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। जैसे कि भाई साइकिल चलाना है ना, सीधा चलना, इवन सीधा चलना भी आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, बट वो हम बचपन से करते आ रहे हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता है ना। वो एक तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग करते हैं। गाड़ी चलना, साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, पैदल सीधा चलना हो, ये सब बैलेंस मेंटेन करने की एक्टिविटीज़ हैं और ये सेरिबेलम हमारा करता है, ठीक है सर। अब देखो बॉडी में और क्या होता है, बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कल होता है, स्कल टाइप, ये स्कल है, हड्डी होती है, बहुत ही स्ट्रांग बोन है स्कल, इसको बोलते हैं क्रेनियम, इसको बोलते हैं क्रेनियम। इट इज़ वेरी स्ट्रांग बोन अराउंड दी योर ब्रेन। और स्कल और ब्रेन के बीच के अंदर ना लिक्विड होता है, ये ना लिक्विड की लेयर होती है, लिक्विड, जो कि क्या करता है, ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, तो कभी भी मान लो गिर गए या फिर झटका लगा तो इसको शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब शॉक एब्जॉर्ब, ये जो लिक्विड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब भी ब्रेन सिग्नल भेजता है, आगे सिग्नल भेजता है, तो मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है। अब जो मसल मूवमेंट करती हैं वो कैसे करती हैं, देखो मस्कुलर सेल जो होते हैं ना, मसल सेल,
मसल सेल्स चेंज शेप, ऐसा नहीं कि वो अपनी जगह से हिलती हैं, बॉडी ने बोला, हमने आपने सोचा कि हाथ हिलाना है, चलो कुछ खाना है, उठा लिया, तो ऐसा नहीं होता कि वो मसल हिल रही है अपनी जगह से, मसल तो वही है, बट कैसे मूवमेंट कर रही है मसल, मसल चेंजेस शेप। छोटी मसल है तो इलोंगेट हो जाएगी हाथ आगे बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करना है बड़ी मसल छोटी हो जाएगी, तो दे आर चेंजिंग शेप कंटिन्यूसली। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो मैंने बाइसेप हेड है, अब देखो ये चेंज शेप हो रहा है, देखो ऐसा हो गया, फिर लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग, तो ये चेंज हो रहा है शेप, है ना। ठीक है, ऐसा होता है मूवमेंट्स। अब हम देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स के अंदर कैसी होती है, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसी होती है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो भाई मेरे दोस्तों, प्लांट्स के अंदर पहली चीज तो ये, प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम, और कोई मसल्स नहीं होती। तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है सर? भाई प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। प्लांट्स जो अपनी मूवमेंट है ना, वो दो चीज़ों से दिखाता है। प्लांट जो अपनी मूवमेंट है वो दो तरीके से दिखाता है। मूवमेंट तो होती है, मूवमेंट प्लांट दो तरीके से दिखाता है। एक तो होती है आपकी, एक मिनट रुको, एक यार मैंने आपके लिए इमेज रखी थी, ये तो आपकी दूसरी इमेज है, रहने तो ठीक है। मूवमेंट देख लेते हैं पहले, प्लांट के अंदर कैसे मूवमेंट होती है। देखो एक तो तरह की आपकी मूवमेंट होती है जो होती है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ से दिखाता है, जो दिखाता है आपकी ग्रोथ से। और एक मूवमेंट होती है इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अब देखो ग्रोथ से कैसे दिखा रहा है, मान लो आपके पी प्लांट होते हैं, पी प्लांट के अंदर आपने बेल देखी है, बेल होती है जिसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। बहुत सारे प्लांट्स की बेल होती है ना, तरबूज वगैरह इन सब की, बहुत सारे प्लांट की, पी प्लांट की बेल होती है। अब वो बेल ना ऐसी होती है कि इसको जो आप डायरेक्शन दिखा दो उसी पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है। मान लो आप एक डंडा रख दो वहां पर, बेल के वहां पर, अगर डंडे से वो टच हो गई तो डंडे पे क्रॉल करने लगेगी, ऊपर चढ़ जाएगी। या फिर डंडे से पहले आपने इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे टच करवा दी किसी और पाइप से, उस पाइप के ऊपर चढ़ने लग जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट। ऐसा नहीं है नॉर्मल ग्रो हो रहा है किसी भी तरीके से, आप जहां उसको डायरेक्शन दिखा रहे हो वहां वो चल रहा है, तो एक तरह से प्लांट अपनी मूवमेंट ही तो दिखा रहा है। तो दिस इज मूवमेंट बाय ग्रोथ, टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका मूवमेंट बाय ग्रोथ? आपका होता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब, जियो मतलब अर्थ और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपकी अर्थ की तरफ ज़्यादा मूव करती हैं, जैसे कि रूट्स आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ मूव कर रही है। और आपकी जो अपर बॉडी है, अपर प्लांट हो गया, ठीक है, वो आपका किसकी तरफ मूव कर रहा है? स्काई की तरफ मूव कर रहा है। वो क्या दिखा रहा है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना। मूव तो वो भी नीचे कर सकता था, उसको क्या प्रॉब्लम थी, बट इट इज मूविंग टूवर्ड्स सन या फिर स्काई, इसको तो बोलेंगे कि अपर पार्ट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म में ये है कि पॉजिटिव फॉर रूट्स, है ना, नेगेटिव फॉर शूट्स या फिर अपर बॉडी। जियोट्रॉपिज्म एक चीज होती है आपका फोटोट्रॉपिज्म। इसको थोड़ा सा ना मैं उधर लिख देता हूँ, नो ग्रोथ वाले को आगे लिखूंगा, अभी पहले ग्रोथ वाला देख लो। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? वही फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, लाइट की तरफ मूवमेंट। अब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव टूवर्ड्स दी सनलाइट, है ना, और लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट मूव टूवर्ड्स नेगेटिव, मूव्स अवे फ्रॉम सनलाइट, आई वुड से दैट। तो वो भी इसमें थोड़ा उल्टा हो गया कि आपका अपर पार्ट तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है और लोअर पार्ट नेगेटिव। तो इसमें याद करने का कुछ नहीं है, बस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो जैसे आपका जियोट्रॉपिज्म हो गया, जियो मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट,
तो रूट पॉजिटिवली शो कर रहा है और शूट आपका या फिर अपर पार्ट आपका नेगेटिवली। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट, तो अपर पार्ट पॉजिटिव है, लोअर पार्ट नेगेटिव। तो बहुत नहीं रटना कुछ भी, समझो बस आगे बढ़ो। एक और चीज है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म ये भी है, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट। तो रूट्स में अंदर सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है, हाइड्रेटेड सॉइल होती है, तो इट शोज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। अनदर एग्जांपल, एक और चीज होता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मेरे दोस्तों, अब कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ मूवमेंट, केमिकल मूवमेंट जो शो करते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, पॉलेंस, हम आगे देखेंगे इसका एग्जांपल, मैं दोबारा आऊँगा। क्या होता है कि अपने प्लांट के अंदर एक चीज़ होती है ओवरी, ऐसे हमारा फ्लावर ऐसा होता है, और ऐसे एक पॉलन होता है, ऐसे फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ऐसे मान लो फूल है, ये ओव्यूल, इसके अंदर ओवरी, ये आपकी पॉलन ट्यूब है। जो पॉलेंस होते हैं, पॉलेंस मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट का, तो पॉलेंस इसकी तरफ ग्रो करते हैं, ओव्यूल्स की तरफ। और जो पॉलन ट्यूब है मेनली केमिकली कीमोट्रॉपिज्म कौन शो करती है, पॉलन ट्यूब, वो ग्रो होती है ओव्यूल की तरफ, ओवरीज की तरफ। ठीक है, क्यों ग्रो होती है ओवरीज की तरफ, क्योंकि ओवरीज के अंदर एक केमिकल होता है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसको, पॉलन ट्यूब्स को। तो कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है पॉलन ट्यूब्स एंड ओव्यूल्स, वो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म शो करते हैं। तो ये सारी मूवमेंट से हमने देखा कि प्लांट मूवमेंट दिखाता है दो तरीके से। पहला तरीका हमने देखा ग्रोथ से मूवमेंट दिखा रहा है कि जहां जाना है वहां की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ग्रो कर रहा है, जिस तरफ जाना होता है वहां। तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए हमने, डेंड्रिस देखा, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। अब एक और तरीके से प्लांट मूवमेंट शो करता है, वो तरीका है आपका नो ग्रोथ, बिना ग्रोथ दिखाए आपका शो कर रहा है मूवमेंट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट का नाम सुना है आपने, टच मी नॉट प्लांट। यहां पे मैं नो ग्रोथ का ना अगली पेज पे दिखाता हूं आपको। या फिर उसी पेज पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्लांट दिखाता हूँ आपको, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है भाई, इसका क्या सर, इसका भाई ये कि इससे मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई ग्रोथ तो नहीं हुई, कहीं ग्रो हुआ कुछ बढ़ा नहीं, बट फिर भी मूवमेंट शो करी, तो इन्हीं मूवमेंट्स को बोलते हैं नो ग्रोथ, या फिर जो मूवमेंट बिना ग्रोथ के दिख रही हैं। इस प्लांट को बोलते हैं टच मी नॉट, और इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। अब इससे हमें क्या पता चला कि प्लांट के अंदर हमने देखा कि नर्वस सिस्टम तो नहीं है और मसल्स भी नहीं है, बट प्लांट के अंदर अब आपने देखा कि उसने टिप टच करी, बस टिप टच करने से ही पूरा फ्लावर क्लोज हो गया। उसने सारी पेटल्स तो टच नहीं करे ना उस फ्लावर के, बस ऊपर की टिप टच करी और पूरा बंद हो गया। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कैसे पहुंच रही है, तो नर्वस सिस्टम नहीं है, बट स्टिल प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल पाथवे होते हैं। इसका मतलब केमिकल पाथवेज, प्लांट के अंदर नो नर्वस, नो मसल्स, बट स्टिल प्लांट हैज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल पाथवेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ये हमने देख लिया।
अब क्या होगा प्लांट के अंदर दूसरी चीज़ कि जैसे कि, अरे यार ये मेरे ऊपर आ रहा है क्या, नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि मसल्स हमारी कैसे चेंज होती है बाय चेंजिंग देयर शेप, मतलब मसल मूवमेंट कैसे करती है, ऐसे ही प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, लीव्स कैसे मूवमेंट कर रही है, आपने देखा ये फोल्ड हो रही हैं लीव्स, कैसे मूव बाय, दे मूव बाय changing amount of water in them, changing amount of water, पानी कम ज़्यादा करके मूवमेंट करती हैं, कम अंदर जाना होगा पानी हिला देंगी, बाहर ले जाएंगी, पानी को इधर उधर अपने अंदर ही मूव करते रहेंगे, जिससे चेंज शो होगा, मूवमेंट शो होगी। तो ऐसे प्लांट्स मूव करते हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने देखा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर कैसे प्लांट्स मूव करते हैं। अब यार एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो टच सेंसिटिव मूवमेंट है ना, जैसे मिमोसा पुडिका में हुई, ये फास्टर होती है इस मूवमेंट से। ग्रोथ मूवमेंट कैसी होती है, स्लो होती है, काफ़ी स्लो होती है, और ये मूवमेंट फास्टर होती है। अब देखो यार एक बात है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की एक लिमिटेशन है ना, कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हर बार ना एक्यूरेट नहीं, मतलब हर पॉइंट तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते, सेल बाय सेल पहुंचाते हैं। अब आपको क्या पता बड़ी मूवमेंट चाहिए, जल्दी जल्दी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को पहली बात तो रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए, और दूसरी बात एक पॉइंट पे अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा के वो कहते हैं मेरा काम तो खत्म, जैसा मैंने बताया था। अब अपना देखो, तो इसलिए हमें एक और चैनल चाहिए इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से काम नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा था केमिकल पाथवे। केमिकल पाथवे भी है एक प्लांट के पास और हमारी बॉडी के पास भी। उस केमिकल पाथवे को क्या बोलते हैं हम, उस केमिकल पाथवे को बोलते हैं हम हार्मोन। क्या बोलते हैं सर, हार्मोन बोलते हैं। तो देखते हैं हम हार्मोन्स देखते हैं बॉडी में। हम प्लांट के हार्मोन्स देखते हैं पहले। यार एक इमेज थी आप लोगों के लिए, वो निकाल लूं कहीं से, अगर निकल जाए तो। ये रही इमेज। अब देखो इस इमेज में क्या है, मैंने सारे हार्मोन जो प्लांट यूज करता है वो इकट्ठा लिख दिए हैं। तो हार्मोन मैंने बताया क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन कैरी करने का एक तरीका था इलेक्ट्रिक इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू। एक और तरीका है हार्मोनल तरीका। हार्मोन्स कैसे होते हैं, जूसेस की तरह सेक्रीट होते हैं और इकट्ठा का इकट्ठा पूरे मसल सेल को, मतलब मेरे को पैरों में हार्मोन पहुंचाने हैं, पूरी बॉडी में पहुंचाने हैं, तो लिक्विड की तरह रिलीज होंगे और सबको एक साथ जल्दी से इंफॉर्मेशन फैला देंगे। इलेक्ट्रिक इंपल्स धीरे धीरे एक सेल तक पहुंचती है और वो सेल फिर मूवमेंट करके सबको बताता है। ठीक है, हार्मोन्स आर फास्ट एंड more than fast, they are very like सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है ना, कि एक इंफॉर्मेशन सब पे पहुंच जाती है ना जल्दी। दे आर वेरी लाइक, अब मैं कैसे बोलूँ कि पूरी कम्युनिटी में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्स से तो स्लो होते हैं वैसे स्पीड वाइज, बट एक साथ काफ़ी लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, नंबर ऑफ पीपल को ज़्यादा। ठीक है, तो ये हार्मोन्स है। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन। इसका काम है आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, लंबा करना चीज़ों को, इलोंगेट। तो कहाँ पे पाया जाता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम, फोटोट्रॉपिज्म, आपको इसको नहीं याद रखो मतलब, ठीक है, स्टेम वगैरह रूट्स वगैरह में पाया जाता है चीज़ों को लंबा करना। स्टेम एंड रूट्स, स्टेम टिप्स एंड रूट्स लिखा है। गैब्रेलिन दूसरा हार्मोन है, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। ये स्पेशली स्टेम में होता है, स्टेम को प्लांट की इलोंगेट करता है, यंग लीव्स में पाया जाता है, ये भी ग्रोथ करता है। देखो ऑक्सिन और गिबरेलिन में क्या फ़र्क है, ऑक्सिन लंबा करता है चीज़ों को, गिबरेलिन ज़्यादातर स्टेम में पाया जाता है, स्टेम को पावर देता है, बढ़ाता है। ये भी ग्रोथ हार्मोन ही है प्लांट का, जर्मिनेशन और फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, यंग लीव्स में होता है। साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन करता है ये। तो इसीलिए रैपिड सेल डिवीजन कहाँ का चाहिए, आपके फ्रूट्स में चाहिए, आपके सीड्स में चाहिए, वहाँ पाया जाता है।
डिलेज एजिंग ऑफ लीव, है ना, क्योंकि रैपिड सेल बनाता है तो एजिंग नहीं होने देता। एब्सिसिक एसिड, ये इकलौता एसिड है, सारे आपने देखा कि हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में, ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी की वजह से लीफ फॉल डाउन हो जाती है ना, लीफ बेचारी पुरानी हो गई, वहाँ ग्रोथ को रोक दिया और वो गिर गई, डेड सेल हो गया। लीव्स के अंदर मिलता है ये, ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। इथाइलिन गैस, ये एक ऐसा इकलौता हार्मोन है प्लांट में जो गैस फॉर्म में होता है, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। हमने करंट अफेयर्स में भी पिछले टाइम हमने पढ़ा था कि इथाइलिन गैस वगैरह से कुछ नॉर्म्स पास करें हैं। हाँ, तो वहाँ से भी आपको पता होना चाहिए था कि ये फ्रूट राइपनिंग के लिए बहुत यूज़ होता है मार्केट्स में, या फिर जो होलसेल मंडी वाले होते हैं वहाँ पे फ्रूट राइपनिंग के लिए, पकाने कच्चे फ्रूटों को पकने के लिए यूज़ होता है। और डेडली गैस होती है ये, है ना, तो डायरेक्ट कांटेक्ट इसका अलाउड भी नहीं है फ्रूट्स के ऊपर। तो किस में कहाँ पे होता है हार्मोन, अगर हार्मोनल में है तो ठीक है, बट एज अ गैस ये ज़्यादा यूज़ होता है फ्रूट्स में एंड एजिंग लीव्स में, तो ये वैसे ध्यान रखना है। ये ज़्यादातर प्लांट्स में नहीं मिलता, ह्यूमन मेड हार्मोन ज़्यादा है ना, बहुत रेयर प्लांट्स में मिलता है। तो ये सारे हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ठीक है सर। अब प्लांट्स की बात हो गई, अब ह्यूमंस की बात करते हैं कि ह्यूमन हार्मोन्स कैसे हैं। देखो, ह्यूमन में जो हार्मोनल सिस्टम होता है उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, है ना, हार्मोनल सिस्टम उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। अब मैंने बताया कि क्यों हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स को एक बार इंफॉर्मेशन दे दी तो दोबारा इंफॉर्मेशन पास करने के लिए टाइम चाहिए। न्यूरॉन्स नीड टाइम, और impulses, electric impulses only reach only to a few cell, है ना, एक दो सेल, मतलब कुछ सेल तक ही जाती है, पूरे तक नहीं जा पाती। ये कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर की, तभी हार्मोन्स का यूज़ आता है। अब हमारी बॉडी में हार्मोन्स कहाँ पे होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है भाई, कहाँ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मैंने आपके लिए इमेज रखी थी, ये रही वो इमेज, ये रही। इसको मिटा देता हूँ, आप याद रख लेना यार, इसमें कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स। अब ये क्या है सर, ये यार वो जगह हैं, अब हार्मोन आते भी तो होंगे कहीं से, जैसे न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इम्पल्स न्यूरॉन बनाता है, ऐसे हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स। जैसे हमने देखा प्लांट्स के केस में, ऐसे ही ह्यूमन में भी अलग अलग तरह के हार्मोन्स है, और उन्हें अलग अलग चीज़ें सेक्रीट करती हैं। जो चीज़ उन्हें सेक्रीट करती है उन्हें ग्लैंड्स बोलते हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स, अलग अलग जगह पर हैं वो। तो अब हम देखेंगे मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है, तो अब हम देखेंगे एक एक हार्मोन को और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ हार्मोन की टेबल है। तो पहला हार्मोन जो हमारी बॉडी का है वो है इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना होगा डायबिटीज़ केस में, भगवान ना करे बट आपने से किसी की फैमिली में अगर कोई डायबिटीज़ है किसी को, तो आप ये वर्ड हमेशा सुनते होंगे, इनको इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के। तो इंसुलिन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल, हमारी बॉडी में ज़्यादा शुगर लेवल ना हो जाए, हार्मोन होता है इंसुलिन जो उनको सप्रेस करता रहता है। अब ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है। कहाँ पे पेनक्रियाज, ये रहा पेनक्रियाज, ठीक है ना। पेनक्रियाज और क्या रिलीज करता है ये आप मुझे बताएंगे, है ना, कमेंट में बताओ। और भी कुछ रिलीज करता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। ग्लाइकोगॉन इसी का ना उल्टा है भाई, इसी का ही ऑपोजिट है। ये दोनों एक तरह से पेयर में होते हैं ना, सिबलिंग्स, उल्टी हरकत, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ऑल्सो, तभी इंसुलिन, तभी और सिबलिंग्स साथ रहते हैं।
तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को चेक रखता है, सप्रेस करता है अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो। ग्लाइकोगॉन ऑन दी अदर हैंड्स ब्लड शुगर लेवल कम ना हो जाए उसको ध्यान रखता है और बढ़ाता है ब्लड शुगर लेवल्स को। अगर कभी कम हो गए तो उसको बढ़ाता है। वो भी पेनक्रियाज रिलीज करता है दोनों को, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। दूसरा हार्मोन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम प्यार से बुलाते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन एंड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसे। फाइट एंड फ्लाइट मतलब इस हार्मोन में क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी को इमरजेंसी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपके हार्ट क्या होगा, तेज़ पंप करने लगेगा, जिससे ब्लड आपके पूरी बॉडी में तेज़ तेज़ रश करने लगेगा, आपको एनर्जी देने लगेगा। ऐसी सिचुएशंस जैसे जैसे गली में कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है ना, बचपन में पड़ता होगा, अभी कभी पड़ गया होगा, तो आप बहुत तेज़ भागते हो भाई, क्योंकि आपको पता है खा जाएगा, जान का डर है। तो बॉडी इसको सेंस कर लेती है और इस हार्मोन को रिलीज़ करती है, जिससे तेज़ ब्लड रश करता है और आपकी पूरी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिससे आप बहुत तेज़ भागते हो, जितना आप कभी नहीं भागे होगे। तभी तो बोलते हैं कि डेंजरस सिचुएशन में बॉडी ऐसे बिहेव करती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी बॉडी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हाई होती हैं आपकी थिंकिंग से। तो ये हार्मोन एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज करता है। एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ होता है, देखो ये रहा, किडनीज के पीछे। ये किडनीज है, इनके ऊपर और पीछे की साइड हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड होता है। और देखो ये ग्लैंड कैसा होता है, पेयर में पाया जाता है, दो, जैसे किडनी पाई जाती है। क्वेश्चन है आपके यूपीएससी में कि ये ग्लैंड आप कौन कौन से ग्लैंड इनमें से पेयर में है, कौन से पेयर में नहीं है, एक्सेप्शन कौन सा है। तो देखो अब तभी मैं बोलता हूँ कि यार आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है, ये सब क्या एनसीईआरटी का है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, फिर भी मिस करते हो क्वेश्चन। यार आपको ऑब्जर्व करनी है चीज़ें जो भी दी हुई हैं। अच्छा कम पढ़ो बट पूरा ऑब्जर्विंग पावर अपनी अच्छी रखो। आपको नहीं भी पता, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये वाला तो था पेयर में, जितना ध्यान आ रहा है ये था, क्योंकि आपने इमेज देखी है। तो इसीलिए ऑब्जर्व करो अच्छी तरह। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मतलब आपकी बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स किस रेट से डाइजेस्ट होंगे, कैसे डाइजेस्ट होंगे, कैसे यूटिलाइज होंगे, उस चीज़ को, फॉर बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ, इंपॉर्टेंट है। अब हमारी क्या होता है, गोइटर अफ्रीका वगैरह के अंदर काफ़ी होने लगा था। गोइटर एक डिसीज़ है जो कि थायराइड ग्लैंड के काम ना करने से होता है ना। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए थायराइड ग्लैंड को चाहिए आयोडीन, है ना। तो हमने क्या करा कि नमक के अंदर आयोडाइज सॉल्ट होता है ना, हर जगह आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने या फिर इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट करा था कि जो चीज़ लोग कॉमनली खाते हैं जैसे सॉल्ट, उसमें आयोडीन डाल दो तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए आयोडीन चाहिए। तो थायरॉक्सिन हमारी जो ग्लैंड है वो कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन, सॉरी, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है हमारे एक तरह से इसके पीछे, ठीक है, एडम्स एप्पल के पीछे लगा लो। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। इसको कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है हमारी, ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है सर, वेरी गुड। कंट्रोल्स ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन दो हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल ओरिएंटेड है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है। और ये हार्मोन्स मेल और फीमेल को, मेल्स को और मेलनी बनाते हैं, फीमेल्स को और फेमिनिन कैरेक्टर्स देते हैं। जैसे कि मेल्स को क्या देंगे, आपकी भारी आवाज़ देंगे, हेयर ऑन योर फेस, है ना, और मस्कुलर बिल्ड देंगे, है ना, मोर पावर देंगे। ऐसी फीमेल्स को क्या देंगे ये हार्मोन्स, लाइक राउंडेड ब्रेस्ट एंड आवाज़ फ्रीक्वेंसी कम होगी उनकी, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट शेप ऑफ द बॉडी, ये सब इन हार्मोन्स का काम है।
और भी काम है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन का ओवरीज बनाना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इतना पता होना चाहिए। और आगे मतलब आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। अब क्या टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल्स में होता है? नहीं, फीमेल्स में भी होता है। क्या एस्ट्रोजन सिर्फ मेल्स में होता है? नहीं, फीमेल्स में भी होता है, बट कम लेवल का होता है। 90% हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है मेल्स में, 10% एस्ट्रोजन होगा, ऐसे रेशियो में। तो ये सब मैंने बता दिया करते क्या है। होते कहाँ पे ये? टेस्टीज बनाते टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज बनाते हैं आपका और एस्ट्रोजन। ये आप आगे वाले क्लासेस में भी पढ़ोगे जब रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये काफ़ी सारे ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। बट इसका भी मास्टर कौन है? इसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। तो मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है, और इंस्ट्रक्ट पिट्यूटरी सारे ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है, तभी पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बट हाइपोथैलेमस क्या है? प्रिंसिपल, और पिट्यूटरी मास्टर है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना। ठीक है सर, आगे है सर कुछ? आगे है भाई मेरे, कुछ नहीं। तो यहीं तक आज हमारी क्लास, और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा यार, है ना। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, और कमेंट्स वगैरह करो, बताओ कैसा लग रहा है, कुछ डाउट है वो पूछो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।